जय हिंद एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग टैलेंटेक्स 2023 के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखेंगे आखिर क्या लेवल था पेपर का, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इस एग्जाम को दिया था, अगर दिया था तो एग्जाम कैसा हुआ आपका। जैसा आपने सोचा था उस तरीके से हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं है ना, लेकिन आप चीजें अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके दोस्तों ने भी इस एग्जाम को दिया था तो प्लीज आप उनसे तक शेयर कर देना, इतनी सी डिमांड आपसे रहती है हमारी। तो बेसिकली हम जो सॉल्व करने वाले हैं पेपर, वो क्लास 10th का पेपर है और पेपर का कोड W होने वाला। अगर आपका कोई और पेपर था तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी हमें अपना पेपर कोड सेंड कर सकते हो, पेपर सेंड कर सकते हो, जिसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, अगर हम इस सेशन में बात करें, इस सेशन में हमारे साइंस के 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मैं सबसे पहले प्रियोरिटी पे रख के फिजिक्स को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि एज अ टीचर मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूं। तो मैं फर्स्टली प्रियोरिटी फिजिक्स को रखता हूं, कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं थोड़ा, और मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसमें आपको 15 अगर आप करते हो अच्छी बात है, नहीं करते हो जो भी आता है, हमें देखो ओवरऑल चीजें कैसे करनी चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए करना चाहिए, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना चाहिए। जब आप उस पर्सपेक्टिव से करते हैं तो आप बहुत अच्छा कुछ सीखते हैं। बाकी केमिस्ट्री की बात करूं, उसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर एग्जाम दिया था आपने तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, फटाफट से सॉल्व करिए। अगर पेन उठाने की जरूरत पड़ गई तो फिर भाई समझ जाओ लेवल की तैयारी है नहीं आपकी, है ना। पेन उठाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए अगर आप इस ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं सीबीएसई के हिसाब से मैं बात करूं, लेवल नंबर ऑफ, हम लेवल की भी बात करेंगे, क्वेश्चंस का किस तरीके से लेवल था। अगर मैं सबसे पहले सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो आपकी क्लास 10th में चीजें पूछी गई थी वो 9th के सिलेबस से भी पूछी गई थी और क्लास 10th के भी सिलेबस से पूछी गई थी। दोनों सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्लास 10th के पेपर को बनाया हुआ था, फ्रेम किया हुआ था। और ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्लास 9th का, और मैं अगर इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करूं मेरे भाई, तो हम इसको वेरी इजी की कैटेगरी में रखने वाले हैं। बेसिकली हमें वेरी इजी मतलब पेन तो उठाने की जरूरत ही नहीं थी, इस क्वेश्चन में पेन तो उठाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या है देखो, अब बॉडी ऑफ मास कितना 15 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, सिंपल सी बात है। लेट सपोज दिस इज आवर ग्राउंड, ये अपना एक ग्राउंड है, यहां से कोई एक बॉडी है, कितने मास का 15 kg, ये तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। और ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, वी डोंट नो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 40 मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट सपोज ये पेन ही अपने पास 15 kg का तो है नहीं, लेकिन लेट सपोज कोई m मास का है, हमने इसको ग्राउंड से फेंका, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जब वर्टिकली आप थ्रोन करोगे तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड, एज्यूमिंग नो एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एंड वी नो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंक रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस कहां लगता था, ये Fa नीचे की तरफ, और यहाँ पे ये वैल्यू दे दी गई है कि Fa कितना है, 0। मतलब कोई भी फोर्स, जो एयर फ्रिक्शन बेसिकली है, उसको हमें नेग्लेक्ट करना है। और यही हम अभी तक करते हैं, हम जो एडवांस की प्रिपरेशन थोड़ी करना है कि हमें एयर रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट करते हुए चलना है, नहीं, वो चीज आपको निग्लेक्ट करनी है। मतलब आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दिया था बेसिकली ये कि आपका u बराबर 40 मीटर पर सेकंड, इट मींस इट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब बोला गया व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस एट मैक्सिमम हाइट। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम हाइट क्या होती है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ग्राउंड से फेंकूं m मास का, तो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पॉइंट क्या होगा भाई, अगर मैं इनको फेंक रहा हूं तो ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएंगे और यहां रुकेंगे, फिर ये नीचे आ जाएंगे। तो जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हाइट पर थे वो पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट लेट सपोज होता है, ये वाला पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट थे, यही था हमारा h max वाला पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखें तो h max वाले पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होती है, 0 होती है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होती है, 0 होती है। और अगर किसी भी बॉडी का मोशन वहां 0 है, वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है, तो स्पीड से ही रिलेट करके तो आती है काइनेटिक एनर्जी। हम ये चीज पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन ही है कि जो चीज मोशन से आए, वेलोसिटी से आए, वही एनर्जी क्या है हमारी, एनर्जी पॉजेस ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। अगर बॉडी का मोशन ही नहीं, वो रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर 0 होती है। तो नो डाउट बिना पेन पेपर उठाए हमें सॉल्व करना था, दैट इज 0। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ h max की बात करें, दिस इज आवर, लेट सपोज हमने ग्राउंड से फेंका और ये पॉइंट क्या है, h max का पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होगी, 0। और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और ये अगर 0 हो गई तो ओवरऑल क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर। चलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आता है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर बैलेंसिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पेन पेपर तो उठाने लायक क्वेश्चन ये भी नहीं है। अगर हम इसको भी देखें तो दिस विल बी ऑल्सो इजी कैटेगरी, बट इजी हम वेरी इजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। और ये चीजें अगर मैं बात करूं, हम जो पुराने लेक्चर्स हमने करे हैं मोशन के ऊपर, जो भी पढ़े, सब कुछ आपको ये मैं पढ़ा चुका हूं।
अगर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनसे आप जरूर रिव्यू दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये चीज़ें मैंने बताई हैं या नहीं बताई। आप ग्राफ ऑफ मोशन की वीडियो खोले ना, किसी भी जब जितनी बार भी मैं पढ़ाया हूँ आप देखोगे ये चीज़ आप उसमें पा जाओगे। क्लियर है? देखिए ध्यान से क्या बोला गया है। फिगर बिलो shows the situation in which object of mass m is pulled by several forces across frictionless floor as seen from the overhead। हमें बोला गया फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, कोई समस्या वाली बात नहीं। इस पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 2 फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। लेट सपोज अगर हम x की बात करें तो नेट फोर्स इन x जो होगा वो क्या होगा? नेट फोर्स इन x अगर हमें निकालना हो तो हम इधर वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं, इधर वाली को नेगेटिव, तो दोनों को ऐड करना है हमें। तो हम बोलेंगे 5 न्यूटन पॉजिटिव का आया, प्लस नेगेटिव का कितना है -3 न्यूटन लग रहा है, और प्लस का -2 न्यूटन भी लग रहा है। तो टोटल हमारा अगर देखेंगे Fx जो आ गया वो कितना आ गया? 0 आ गया। जो नेट फोर्स आ रहा था, नेट फोर्स इन Fx जो आ गया वो 0 आ गया। मतलब ये x वाली डायरेक्शन में इस बॉडी का कोई मोशन नहीं है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है? 0 है। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है? 0 है। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं तो अपोजिट वाली डायरेक्शन को ऑब्वियसली हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ता है। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पर एफ नेट निकालें, एफ नेट इन वाई डायरेक्शन, एफ नेट इन वाई निकालते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव तो 7, प्लस नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, और कितना नीचे है? तो 4 न्यूटन, माइनस का 4 विथ प्रॉपर डायरेक्शन हम रखेंगे। तो हमारे पास जो फोर्स आया प्लस का 3 न्यूटन आया। मतलब सब कुछ हटा के आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हमारी जो भी बॉडी है वो ऊपर की तरफ जा रही है कितने न्यूटन से? 3 न्यूटन। बस इतना फोर्स लग रहा है, बाकी सब कुछ खत्म। अगर मैं इन सबको काट के बस ये लिख दूं तो भी बात सही, क्योंकि एफ नेट जो हमारा आ रहा है वो 3 न्यूटन आ रहा है, और किस डायरेक्शन में? प्लस की वाई डायरेक्शन में। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है मेरे भाई? तो दिस इज प्लस वाई डायरेक्शन। क्लियर है? अब अगर फोर्स है हमारे पास और अगर मास है तो हमें पता है कि एफ नेट न्यूटन्स का सेकंड लॉ, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन की बात करें तो फोर्स कितना? 3 न्यूटन बाई एम, ये आ गया एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन हमें दिख रहा है कि एक्सेलेरेशन क्या है मेरे भाई? तो दिस इज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, दिस इज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। अब यहीं पर बस बात आ जाती है कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है आपके पास, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर फिगर शोज बिलो द सिचुएशन इन विच मास एम पुल्ड बाय सेवरल फोर्सेस अक्रॉस फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज सीन फ्रॉम द ओवरहेड। अगर आपका यहाँ पर देखें तो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स क्या है? कांस्टेंट है, और मास भी क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट? क्या एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट? मतलब एक्सेलरेशन है क्या? तो v वर्सेस t। हमें ग्राफ किसका मिला है? v वर्सेस t का मिला है। हमें ग्राफ हर केस में किसका मिला है? v वर्सेस t का मिला है। अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, यही हमारी एक्सेलरेशन होती है। और अगर ये कांस्टेंट है, मतलब हमारा यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ जो बनता था उस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा, उसी तरीके का। तो ऑप्शन नंबर डी क्लिक करिए, आगे बढ़िए। बात खत्म भाई, बोलो। चलो बढ़े आगे, बढ़े। क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन बराबर क्या है? v बाई टी, मतलब v और t का रेशियो कांस्टेंट इज, अगर हम देखें तो ये ऐसा ही ग्राफ बन के आएगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया। बोलो, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट आपने कर दिया तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का ग्राफ ऐसा होता है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आते हैं ये क्लास 10th की वैल्यू पर। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज फॉर्मूला बेस्ड। आपको एटलीस्ट ये थोड़ा सा 10th लेवल से ऊपर उठता हुआ सवाल है, तो मैं इसको बहुत इजी भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल बोल देता हूँ। भाई आपको फार्मूला अगर याद है तब तो आपके लिए वेरी इजी है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर यू नीड टू कैलकुलेट और उसमें टाइम लगेगा। हमें पता है जो लेटरल शिफ्ट होता है वो क्या होता है? थिकनेस ऑफ दिस मीडियम अपॉन कॉस टाइम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल। अगर ये फार्मूला याद होता तो भाई चंद 1 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर नहीं याद होता तो फिर समस्या हो जाती। ठीक, क्लियर है? ये फार्मूला एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए था। तो अगर मैं आगे बात करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इस चीज़ को, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज मॉडरेट कैटेगरी, मॉडरेट, एंड व्हाट इज दिस इज फॉर्मूला बेस्ड। डायरेक्ट आपको बस एप्लीकेशन करना था और कुछ नहीं। अगर हम निकालें, हमें अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट चाहिए d, तो ये वैल्यू थी थिकनेस ऑफ मीडियम अपॉन कॉस का r इनटू साइन डिफरेंस ऑफ इंसिडेंस एंगल माइनस रिफ्रैक्शन एंगल।
तो हमारे पास अगर हम क्वेश्चन में देखें तो लेट सपोज दिस इज आवर नॉर्मल, ये इंसिडेंस, तो हमारे पास आई बराबर कितना है, तो ये 60 डिग्री, और ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, बराबर 1, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, म्यू बराबर √3। हमें ये आर के बारे में कोई चर्चा नहीं है, हमें वही आर चाहिए होता है, आर के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो आर कैलकुलेट करेंगे। अब आर कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया, इस पॉइंट पर हो रहा है रिफ्रैक्शन, क्या हो रहा है दोस्त, तो इस पॉइंट पर हो रहा है रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो नो डाउट स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। इसी दिन के लिए तो पढ़ाया जाता है स्नेल्स लॉ कि जिस जहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा आप स्नेल्स लॉ को एप्लीकेशन वहां यूज कर सकते हैं। तो अगर हम अप्लाई करें तो मीडियम 1 मीडियम 2, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन उसमें जो भी एंगल होगा बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन उसमें जो एंगल होगा आर। देखो μ1 इसमें एंगल आई था, μ2 इसमें एंगल आर था, बस जिस मीडियम में जो एंगल उसका साइन कंपोनेंट के साथ चीजें लिख देते हैं। तो यहाँ अगर एयर की बात करें तो साइन 1 हो जाएगा, और साइन क्या होगा यहाँ पर 60 डिग्री बराबर μ2 कितना था, तो μ2 है हमारा √3, और हमें साइन आर की ही वैल्यू चाहिए, आर की ही वैल्यू चाहिए बेसिकली। अगर हम साइन 60 की वैल्यू याद हो तो ये होता है √3/2, और इधर देखें तो ये आ गया √3 इंटू साइन का आर, तो √3 कैंसिल आउट, साइन आर बराबर कितना, हाफ, तो आर बराबर कितना 30 डिग्री, याद तो होगा भाई साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। बात खत्म, बात ही खत्म, बोलो अब बात ही खत्म। अब अगर यहाँ पे देखो हमको टी की भी वैल्यू पता है, टी की वैल्यू है 2√3, आई की भी वैल्यू पता, आई की वैल्यू है 60 डिग्री, आर की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 30 डिग्री। अब देखो कुछ और चाहिए ही नहीं आपको, अब देखो कुछ और चाहिए ही नहीं भाई, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अगर हम सॉल्व करें तो d बराबर क्या हो गया, 2√3 हो गया अपॉन कॉस आर, कॉस आर की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 है आई -30, तो ये हो गया साइन 30, ठीक। तो d बराबर क्या हो गया 2√3 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू यहाँ साइन 60 -30, 30 हो जाएगा जिसकी वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, और इस हाफ से ये वाला हाफ कैंसिल आउट, तो हमारा जो d की वैल्यू आएगी ना मेरे भाई वो आएगी 2, और मीटर अगर है यूज तो मीटर यूनिट हम यूज कर लेंगे। d की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बस इतना सा बात है। देखो जितना सिक्वेंशियल चलने की कोशिश करेंगे, हमें सबसे पहले देखा कि भैया आई हमारे पास था लेकिन आर की कोई बात नहीं की गई थी, तो आर हमें चाहिए था, यहाँ पर भी आर था, यहाँ पर भी आर था, आर हमें चाहिए, तो भाई हमने इसी दिन के लिए पढ़ा था स्नेल्स लॉ, इसी दिन के लिए पढ़ा था कि जहां रिफ्रैक्शन है वहां हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। और ये हिंट आप कैसे ले सकते हो कि आप इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में अगर देखें लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए म्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हमें म्यू दिया गया है, तो वहीं से थोड़ा सा दिमाग में क्लिक करना चाहिए था कि स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आइए अगले सवाल पर। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द मीडियम एक्स टू द मीडियम वाई, अगर हम देखें तो हमारा जो ये है एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन अपनी एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये रेयरर मीडियम होगा, ये कैसा होगा, तो ये डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। और हमने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू c अपॉन का म्यू, अगर कभी भी किसी मीडियम में जाती है डेंसर मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, स्पीड डिक्रीजेज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ये बात आपको पता ही होगा भैया, स्पीड डिक्रीजेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। और लाइट के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, तो यहाँ वेव नेचर की अगर हम बात करें तो भैया स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। अब पहला ऑप्शन देखें, बहुत डिक्रीज, स्पीड तो चलो डिक्रीज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, ये सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है, ये डिपेंडेंट ऑन सोर्स है, मीडियम पर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, मीडियम चेंज करते जाइए कोई इसकी डिपेंडेंसी नहीं, सोर्स पर फ्रीक्वेंसी बदलेगी सिर्फ सोर्स पर, भाई सोर्स कितना प्रोड्यूस कर रहा है पर साइकिल, कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो उस पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन बचा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो क्लास 9 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंटू लैम्डा। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ गया, बोलो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया, मतलब वेवलेंथ, ये लैम्डा क्या भैया वेवलेंथ। अब अगर वेलोसिटी ऑफ वेव घट रही है तो भैया वेवलेंथ भी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक। तो बोथ द स्पीड एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। क्लियर है, रेयर टू डेंसर जाने में स्पीड डिक्रीज होती है, हमें ये चीज दिमाग में रखनी है। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो बेंडिंग हुई है वो टुवर्ड्स नॉर्मल हुई है।
अगर ये टुवर्ड्स नॉर्मल हुई है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या बातें हैं। और जिस बच्चे ने कल टिक किया उसने सेकंड ऑप्शन को बेसिकली टिक करा है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है। चलिए आइए कुछ अब 9th के सवाल से अगर हम इसकी बात करें तो इजी कैटेगरी में ही रख दे इसको, बोलो इजी, इजी क्या वेरी इजी कैटेगरी में रख देते हैं, ये तो बेसिक बताया ही जाता है जब चैप्टर शुरू होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं, कोई आदमी है, रोहन है, रोहन वॉल को पुश कर रहे हैं और वो रोहन ने जो फोर्स लगाया वॉल पर वो F1 लगाया, वॉल ने जो फोर्स लगाया वो F2 लगाया। ठीक, देखो हमें पहले समझना यहाँ पर बात आ जाती है किसकी, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि भैया अगर हम किसी को तमाचा मारेंगे तो हमको भी तमाचा मारेगा, लेकिन फोर्सेस शुड बी ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये हमारा जो बेसिक इस पूरे डिफरेंट बॉडीज, अगर न्यूटन थर्ड लॉ की बात करूँ यही कंक्लूजन है, यही कंक्लूजन है कि अगर आप किसी पर लगाएंगे फोर्स तो वो आप पर लगाएगा, आप किसी और पे लगा रहे थे वो आपके ऊपर लगाएगा। तो दो फोर्सेस लग रहे होंगे ना वो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। जैसे हमारी आदत होती है ना, हम नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स को भी मान लेते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, वो नहीं होता। तो हमने क्या किया, इन्होंने इसके ऊपर एक एक्शन लगाया तो ये क्या था, एक्शन वाला पेयर, और ये जो था वो था रिएक्शन वाला पेयर, वॉल ने इनके ऊपर एक रिएक्शन लगाया। और न्यूटन थर्ड लॉ से जो एक्शन होता है वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है किसके, रिएक्शन के बराबर। ठीक, तो मतलब हमारा जो F2 है वो क्या होगा, F1 के बराबर। हम बाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट होंगे। ठीक, तो यहाँ मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, माइनस का, क्लियर है, माइनस। तो F1 एंड F2 कैंसिल ईच अदर, कैंसिल क्यों करेंगे भाई, दोनों अलग अलग बॉडी उस पर लग रहे हैं। F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन सेम डायरेक्शन, नहीं देखो ये क्यों नहीं हो, क्योंकि कैंसिल नहीं कर रहे हैं ना, दोनों अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं। F2 की ये भी नहीं है, सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती। F1 F2 एक्ट ऑन द सेम बॉडीज, ये भी गलत है। F1 F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर, इसलिए दोनों अलग अलग बॉडीज पर लगेंगे। और इसको अगर मैं कैटेगरी रखनी ही नहीं चाहिए इसके लिए तो वेरी वेरी इजी, जब आप न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं तो ऐसे सवाल बहुत बार कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पर आइए। आई थिंक इसमें कुछ करने लायक है, वो भी करने लायक तो नहीं ही है। चलिए इसको भी मैं रखूँ तो इजी कैटेगरी में रखूंगा, इजी टू मॉडरेट रख देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन बस है, इजी टू मॉडरेट रख देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन। ठीक, इन अ डेयरिंग मिडनाइट ऑपरेशन पायलट ऑफ इंडियन IF फोर्स लैंड विथ वेलोसिटी 75 मीटर पर सेकंड। लेट सपोज अपना एक प्लेन है, यहाँ ये प्लेन तो नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी थी, 75 मीटर पर सेकंड। और ये जो रुके हैं बस भाई आके ऐसे ये आके रुक गए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेके, रेस्ट आफ्टर कवरिंग कितना डिस्टेंस, यहाँ आके ये कितने पर हो गए, इनकी जो वेलोसिटी हो गई है वो क्या हो गई, 0 हो गई है। ठीक, लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ जाने में जो रुकने में स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, ये कितनी है, 1000 मीटर है। तो आपसे पूछा गया रिटार्डेशन क्या होगा। अब हमें पता है कि रिटार्डेशन की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी, हमेशा अपोजिट होगी। तो हमने पढ़ा था एक न्यूटन का तीसरा नियम, p² बराबर u² प्लस 2as। हम इसी को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि v और u हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या हमारा u है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल जाके रेस्ट पर हो गई है तो 0। दो चीजें गिवन है, तीसरा हमें ऑटोमेटिक तीसरी चीजें भी गिवन है, s बराबर कितना है तो 1000 मीटर। बस यहीं से रिलेट कर गया। अब मेरे दिमाग में इसलिए क्लिक कर गया क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हुए हैं बच्चों को, है ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि v² बराबर u² प्लस का 2as। अगर a की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो रिटार्डेशन हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी तो एक्सेलेरेशन हो जाएगी। तो v जो हो गया ये तो 0 हो गया, देखो अगर लिखें तो v बराबर 0 है, u बराबर 75 मीटर पर सेकेंड है, और s की जो वैल्यू वो 1000 मीटर है। क्लियर है, हो गया काम खत्म। तो रखो, तो यहां से अगर देखेंगे तो माइनस का u² बराबर 2as आ जाएगा। तो a की जो वैल्यू आ गई माइनस का u² अपॉन 2s आ गई, बस यहीं पर वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। तो अगर a की वैल्यू देखें तो माइनस में ही आ रही है, u की वैल्यू 75 का स्क्वायर इंटू 75 कर दीजिए, नीचे 2 इंटू 1000 कर लीजिए। ठीक, तो अगर हम काटें तो 25 नहीं 75, यहाँ 40 आ गया। ठीक, और यहाँ देखें तो 15। ठीक, अगर हम यहाँ काटते हैं तो 15 से नहीं 5 से काटते हैं तो ये आ गया 8, तो 45/16 माइनस का ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो 16 दूना 32, 16 3 48, मतलब 3 से कम होगी वैल्यू लेकिन 2 से ज़्यादा। तो 3 से कम वैल्यू और 2 से ज़्यादा, पहला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाता है। देखो ध्यान से, 16 दूना 32, 32 से ज़्यादा 45 है, और 16 3 48, तो 48 से कम है 45 है। तो ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा होगी लेकिन 3 से कम होगी, और क्लोज होगी वो 3 की ही होगी। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।
देखो इजी था ना, बस हमें क्या समझना था, ये क्या गिवन है आपको भैया, स्टॉपिंग डिस्टेंस की इतना चल के ये रुक जाएगी, और स्टॉपिंग डिस्टेंस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, है ना, मैंने भी करा रखे हैं, अगर आप सेशन में देखोगे, हम स्पार्क बैच हमारा चल रहा है उसमें भी हम कराते रहते हैं चीजें। चलिए आइए एक और ये सवाल, मीनाक्षी वांट्स टू डिस्प्लेस, भैया इसको पहले तो कैटेगराइज कर दीजिए आप, वेरी इजी वेरी इजी। मीनाक्षी wants to displace a wooden block from a point A. Let's suppose this is the point A and this is point B. ये A to B displace कराना चाहती है along the surface as this. Work done by force applied by the, अब देखो अगर A से B लेके आना है तो इनको फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स अप्लाइड बाई जो मीनाक्षी होगा वो डायरेक्शन कहाँ होगी, A to B होगी डायरेक्शन। फोर्स अप्लाइड बाई मीनाक्षी की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, A से लेके B की तरफ होगी, और डिस्प्लेसमेंट भी अगर उधर होगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। Work done applied by Meenakshi is positive, good. Work done by applied force of Meenakshi is negative, नहीं। Work done अगर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अलग होती है, वर्क डन पॉजिटिव मतलब F and D आर इन सेम डायरेक्शन, बात ये क्लियर है। अगर नेगेटिव तो F and D आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बोलो यहां तक बात क्लियर है। तो हम अगर देखें ध्यान से, ए से बी तक लेके आना, तो मीनाक्षी फोर्स भी तो इधर ही लगा रही है, ए से बी की तरफ ही, तो डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन कहाँ है, इधर ही है, तो भैया दोनों सेम डायरेक्शन, वर्क डन पॉजिटिव, बात खत्म, पहला ऑप्शन। अ स्टोन इज टाइड विद अ पीस ऑफ थ्रेड डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन बीइंग रिलीज्ड। मगर मैं किसी एक, ये पॉइंट है हमारा सेंटर, अगर स्टोन को टाइड कर दे रहा हूँ, अगर मैं इसको सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता हूँ, तो जिस पॉइंट पे मैं कट करूंगा, लेट सपोज मैंने इस पॉइंट पर कट किया, तो ये भाग के कहाँ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ना, क्योंकि हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी कहाँ होगी, ये होगी, इधर की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये होगी। मैं इस पॉइंट पर कट करूंगा अगर, तो ये इधर स्ट्रेट लाइन में भाग के जाएगी, तो ऑब्वियसली जहां आप काटेंगे वो इसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होती है। तो जिस पॉइंट पर आप सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म करोगे, उस पॉइंट पे सेम डायरेक्शन वो चलता चला जाएगा, तो ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को कंटेन करते हुए आगे चलता चला जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ जरूरत किसकी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स आपने खत्म कर दिया, काट दिया, टेंशन जो यहाँ पर काम कर रहा था वो आपने खत्म कर दिया, तो सर्कुलर पाथ में नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मतलब पहला वाला असर्शन तो सही है। दूसरे की अगर रीजन की बात करें, along the circular path direction of motion remains same at every point, बिल्कुल नहीं। अगर हम ये सर्कुलर पाथ की बात करें तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है यहाँ है, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ है, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ है, इस पॉइंट की बात करें यहाँ है, तो ये तो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है ना सर्कुलर पाथ पर, तो ये तो गलत हो गया। रीजन क्या होगा हमारे पास, गलत, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट। आ जाइए अब इसमें बात करते हैं, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ए बी एंड सी। अपने पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। देखो अगर हम देखें तो भैया ये जो हमारी है नो प्रेशर रीजन, नो प्रेशर रीजन मतलब ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर रीजन, जिसे मीन पॉइंट कहते हैं। और ऊपर की बात करें तो ऊपर वाला तो कंप्रेशन होता है, नीचे वाला रेयर फ्रैक्शन होता है, बात ही खत्म। ऊपर वाला कंप्रेशन होता है, नीचे वाला रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन मतलब इंक्रीज प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर, और रेयर फ्रैक्शन मतलब डिक्रीज प्रेशर, क्योंकि पार्टिकल जब दूर दूर है तो रेयर फ्रैक्शन, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब पार्टिकल बहुत, जब भीड़ है भाई, भीड़ है तो प्रेशर ज़्यादा, अगर दूर दूर है तो प्रेशर कम। क्लियर है? चलिए तो ए क्या है, ए अपने पास इंक्रीज प्रेशर, बी क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी डिक्रीज प्रेशर। ऑप्शन नंबर 4 सही किया है बच्चे ने। व्हेन अ बॉडी इज केप्ट बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ इट इज एक्टेड बाई, ठीक है, अपॉन वेरियस फोर्सेज, देन अगर बोला गया व्हेन अ बॉडी इज केप्ट बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ it is acted upon various force of attraction, then the acceleration due to body on decreases। देखते हैं भाई acceleration due to body, अगर हम वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें तो ये सेंटर से इस तरीके से आता है और ऐसा कुछ चला जाता है। तो ये वाला जो है हमारे पास आर वाला पॉइंट है, ये हमारी, अगर ये हम जी की बात कर रहे हैं, और ये क्या हमारा डेप्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये कहाँ से, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो जब सेंटर पर देखें तो यहाँ पे जी की वैल्यू 0 होती है, और ये डायरेक्टली बढ़ती चली जाती है, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो हमारी सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, कहाँ तक, सरफेस ऑफ अर्थ तक, सरफेस ऑफ अर्थ तक, उसके बाद घटती चली जाती है। तो ये वाला ग्राफ आई थिंक तो बताया ही गया होगा क्लास में। तो अगर मैं आगे बात करूं, हमें बोला अंदर रख रहे हैं, मतलब कुछ भाई अंदर ही रखोगे, आर से कुछ वैल्यू कम रखोगे, तो सरफेस के मुकाबले जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी।
तो जब हम r, हमारा जो d की वैल्यू है वो लेस देन r होगा, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, नो डाउट। g की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बॉडी डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक, अब ये देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन डायग्राम शोस टू साउंड वेव हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। देखो एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो सेम भाई अगर आप देखें तो सब में सेम ही दिख रहा है, बेसिकली सब में सेम ही है, एक को छोड़ के, हाँ ये वाले को छोड़ के, इसमें डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो गया, तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो ऐसे ही गलत हो गई, खत्म, ऑप्शन खत्म। सेम एम्पलीट्यूड रखना है, तो बाकी तीनों में सेम एम्पलीट्यूड है। अब लेकिन बोला गया डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, कितने सेकेंड। तो आप देखो तो यहाँ जल्दी जल्दी आपकी जो वेव है जल्दी जल्दी बढ़ रही है, नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल्स कम है, ऑप्शन नंबर 1, फ्रीक्वेंसी चेंज कर गई। जो ये रिपीट करने की फ्रीक्वेंसी है, जो रेट है रिपीट करने की, वही फ्रीक्वेंसी है। और ये हम देखें तो इसमें दोनों का देखो गैप, ये वाला गैप जो दिख रहा है ना, लगभग सेम दिख रहा है, लेकिन ये चीज क्लोज है। जब क्लोजनेस होती है, जो हमारी ग्राफ बनी, जो वेव बन रही है, अगर क्लोजनेस है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्लोज है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्लोज देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जितना क्लोज होगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। भाई यहाँ पे दूर दूर था लेकिन यहाँ क्लोज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी चेंज है, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड देखेंगे तो बराबर आ रहा है, क्योंकि ये लेवल यहाँ पर दिखाया गया कि फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर है, ऑप्शन नंबर 1, खत्म कहानी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट मे बी कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कुछ भी हो सकता है। बोला गया है कि इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है, तो इमेज क्या होगी, एनलार्ज होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, m बराबर HI अपॉन HO। हमें पता है कि HO ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हमें मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव करना है, मतलब HI शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, बोलो HI अपॉन HO यही होता है ना। तो अगर मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव रखना है, साइन कन्वेंशन भाई कहाँ गए, भूल गए क्या, HO की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि हम इरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रखते हैं, तो HI शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब हमारा जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, इरेक्ट होगा, बात खत्म। देखो कुछ करना था क्या भाई, एनलार्ज से क्या मतलब, एनलार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खत्म, कोई मतलब नहीं है। दिस मीन्स द इमेज इज इरेक्ट। आइए यहाँ पर, लेट सपोज ये अपनी आंख है भाई, यहाँ से हमें जो दिख रहा है वो दिखना तो चाहिए था, ये 25 सेंटीमीटर हमारा क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, लेकिन हमें दिख रहा है 75 सेंटीमीटर से लेके कहाँ तक दिख रहा है, सिर्फ 250 सेंटीमीटर तक दिख रहा है। ये वाली डिस्टेंस दिख रही है, लेकिन हमको दिखानी भी कौन सी वाली है, ये वाली को विजिबल कराना है, विजिबल कराना है, क्योंकि नियर पॉइंट बोला गया है ना, तो नियर पॉइंट करेक्ट कर रहा है। तो मतलब 25 पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे हम, तो वो 75 पर अगर हमें दिख जाए तो हमें हमारी आंख को दिख जाएगा, क्योंकि हमारी आंख जो कैपेबल है वो 75 वाले पॉइंट को देखने के लिए कैपेबल है, और 75 से इसके बीच में एकदम विजिबिलिटी उसकी क्लियर है। तो मैं यहाँ पर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट अगर उसकी इमेज यहाँ बना दूँ, तो भैया यहाँ की तो ऑब्जेक्ट को हमारी ऑब्जेक्ट आई देख सकती है। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेट सपोज -25 सेंटीमीटर पर रखूँ और इसकी इमेज बना लेता हूँ कहाँ पर, -75 सेंटीमीटर पर, तो हमारी आंख को चीजें दिखने लगेंगी। और ये कैसे होगा, तो हम इस चीज का यूज करेंगे, लेंस का यूज करके, लेंस का यूज करके। तो बस सॉल्व करिए, लेंस फॉर्मूला यूज करिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें देखना है 25 की ऑब्जेक्ट को, 25 तक देखना है, नियर पॉइंट यही होता है हमारा, और दिख कहाँ तक रहा है, 75। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने, वो ऑब्जेक्ट होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हमें बनानी है उसकी इमेज 75 तक बनानी है, 75 के पास रख लो, तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा रिक्वायर्ड। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 75 माइनस ऑफ -25 इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 1/f। और यहाँ से अगर हम देखें तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आएगी 75/2। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पावर, तो यहाँ से हम 1/f की ही वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ से अगर 1/f की वैल्यू निकालें तो ये 2/75 आएगी, लेकिन ध्यान रखें कि ये सेंटीमीटर में है, तो हमें सेंटीमीटर में तो पावर निकालने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, P बराबर 100 टाइम्स ऑफ F इन सेंटीमीटर, ये बात आपको ध्यान होगी। तो 1/f की तो वैल्यू अपने पास है ही, बस उसमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पावर क्या हो जाएगी, ये 1/f की वैल्यू कितनी है,
2/75 और सेंटीमीटर में तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 3 75 25 चौका 100 तो P बराबर कितना आ गया 8/3 डायोप्टर और ये भी प्लस का कितना प्लस का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। देखो हमने क्या किया जस्ट हमें नियर पॉइंट का करेक्शन करना था। नियर पॉइंट होता कितना है 25 सेंटीमीटर। लेट सपोज हमें ये पॉइंट नहीं दिख रहा क्लियर नहीं कर रहा विजिबल कराना है तो हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दे और उसकी इमेज को कहाँ बनाते हैं जहां तक हमें दिख रहा है। हमें दिख रहा था 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर के आगे वाली चीजें दिख रही है मतलब यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अभी रखूंगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी यहाँ बनेगी तो वो दिख रही होगी मुझे। यहाँ पर कुछ रखूंगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी यहाँ पर वो भी दिख रही होगी। क्यों क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं ना कि हम यहाँ वाली ऑब्जेक्ट की इमेज को बना दे रहे हैं इस पॉइंट पर एकदम बाउंड्री लाइंस पे सेटअप कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करें इधर तो हमें देखना ही नहीं है इधर शिफ्ट करें तो हमारी जो यहाँ वाली इमेज है वो इधर शिफ्ट हो जाए तो हमें दिखे क्लियर है। तो हम बस उसके लिए क्राइटेरिया लगा देते हैं ये। और आप याद रखिए जब भी करेक्शन आएगा उसमें यू और वी हमेशा नेगेटिव रखने हैं हमेशा। बस आपको ये डिसाइड करना है कि यू क्या होगा और वी क्या होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सवाल थोड़ा अच्छा था और ये भी हम मॉडरेट अगर कैटेगरी में रखें आपने अगर अच्छे से समझा होगा तो मॉडरेट होगा। इसकी हम बात करें तो ये भी मॉडरेट कैटेगरी में हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन बेसिस पर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है मेरे भाई ऐसा कुछ दिखता है ऐसा मतलब फोकल लेंथ क्या होगा तो पॉजिटिव होगा। पहले ये बात क्लिक करनी चाहिए। अगर रेडियस बराबर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या होता है r/2 बोलो तो मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर आएगी और वो भी प्लस की आएगी। ये बात तो हमारे पास पहले आ गई। अब आगे देखते हैं। द साइज ऑफ इमेज मतलब HI इज इक्वल टू HO/2 यही बोला गया हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब यहां से अगर देखें तो HI/HO इसको हम ले आते हैं डिनोमिनेटर में ये कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा। और ये मैग्निफिकेशन भी है ध्यान रखिएगा यहां से ये मैग्निफिकेशन भी है। अब बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मतलब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है तो हमें निकालना है यू की वैल्यू। तो हम यहां से देखें तो मैग्निफिकेशन ऐसे भी होता है कुछ -v/u और ये किसके बराबर है हाफ के बराबर है। हमें चाहिए u तो हमें v की वैल्यू लेट सपोज अगर मैं निकालूं तो माइनस का u/2 आएगा। v की वैल्यू पहला हमारे पास है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है हमें u की वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या थी -u/2 तो -2/u आ जाएगी v की वैल्यू प्लस 1/u हमें चाहिए और ये वैल्यू कितनी है 1/10 है। ठीक यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं लेट सपोज कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस तो ये आ जाएगा माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/10 तो u की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखो हमें फोकल लेंथ गिवन था हमें पता है कि फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला सिर्फ मिरर फॉर्मूला में ही आता है और यहाँ पर डेटा जो गिवन था वो मैग्निफिकेशन का यूज करके गिवन था। तो हमेशा हमें जो रिलेशन दिया जाता है ना हमेशा देखो मैग्निफिकेशन के दो ही फॉर्मूले यूज कराए जाएंगे -v/u या तो ऐसे यूज कराया जाए या तो -v/u बराबर HI/HO इन दोनों को इंटरप्रेट कराया जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है पूरा मैग्निफिकेशन में। खेल गए तो खेल गए बस यूज करो खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 1 Which of the following is not incorrect? Gravitational force is attractive in nature. सही है ये इनकरेक्ट नहीं है। ठीक सही है ट्रू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गलत है लेकिन मतलब सही है। इनकरेक्ट पूछा गया ये तो ट्रू है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिल्कुल सही है भी। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी रिपल्सिव इन नेचर बिल्कुल सही है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट ओबे नहीं इनवर्स स्क्वायर ला मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ दैट वैल्यू अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। यही है हमारे क्या इनवर्स स्क्वायर ला कि इसकी इंटेंसिटी इसकी वैल्यू इसकी मैग्नीट्यूड इसके डिस्टेंस के स्क्वायर पर अगर डिपेंड कर रही है तो इनवर्स लॉ को फॉलो करता है और ये चीज होती भी है मतलब ये फॉलो करता है लेकिन यहाँ बोला गया नहीं फॉलो करता है तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक यहां तक हो जाता भैया क्रियाकलाप समापन। अब आपका काम क्या है स्कोर आपका कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपने कितना स्कोर किया। और अगर आपको डिमांडेड होगी मेरे भाई अगर जितना आप प्यार दिखाएंगे केमिस्ट्री का चाहिए अगर आपको सॉल्यूशन केमिस्ट्री का तो भैया वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि भैया केमिस्ट्री का भी करा दीजिए। कमेंट में आप जरूर बताइएगा मैं सब कुछ सॉल्व करा दूंगा। ठीक है और उम्मीद करता हूँ सारे सॉल्यूशन समझ में आएंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आई मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हम उसको समझाने की वहां पर भी कोशिश करूंगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में बाय जय हिंद।